ठीक है। आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी जो है चैप्टर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हर एक चैप्टर जो है रसायन विज्ञान का पूरा रिवाइज करा दिया जाए। तो रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है ये जो है जहाँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम लोग को उन क्वेश्चंस को देखना है। जो है रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत जो है जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं उनको जो है पहले देखा जाए। रिवीजन में ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो इसमें जो है हम उन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो क्वेश्चंस जो है जहाँ तो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आप जो है बेहतर स्कोर कर सकें बोर्ड एग्ज़ाम में। हमारा मकसद ये है कि नॉलेज प्लस मार्क्स दोनों होना चाहिए, जो है अच्छे नंबर भी हों और मार्क्स भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो है केमिकल काइनेटिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो है जहाँ तो बहुत आते हैं और हर बार आते हैं। पहले उन टॉपिक की लिस्ट बना ली जाए कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है जो हमेशा आता है वो है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ द रिएक्शन, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर जो है रेट ऑफ रिएक्शंस या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस, ये पूछा जाता है। इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। और ये दोनों जब भी आएगा साथ में आएगा, यानी कि जो है प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभिक्रिया दर क्या होती है और इसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें जो है वो है अभिक्रिया की कोटि, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये हमेशा पूछा जाता है। और आपको अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, अभिक्रिया की कोटि में जैसे एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि, इसी प्रकार द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो है, तो ये हमेशा पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट वो भी है वो है आणविकता। आणविकता इसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और है कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में अंतर क्या है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर बार पेपर में रखा रहता है। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल यानी इसको बोलते हैं जो है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल। और ये जान लीजिए कि अगर आप इतने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपका जो है इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कभी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर, इसको प्रभावित करने वाले कारक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अभिक्रिया की कोटि डायरेक्ट पूछ सकता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। आणविकता क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है, ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ सकता है जो है। और अर्धायुकाल ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो है। न्यूमेरिकल इसमें जो है ज़्यादातर दो पर आएंगे, या तो अर्धायुकाल पर आते हैं और या तो जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण पे आते हैं। दो ही पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।
और जो है न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होते हैं। अगर आप इन टॉपिक को कवर कर ले जाते हैं तो ये तय है कि जो है आप इस रासायनिक बलगतकी चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप आसानी से कर सकते हैं, जो क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। और आज हम इन्हीं टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे पहली प्राथमिकता के साथ। उसके बाद में कुछ छूटेंगे तो अगले लेक्चर में जो है प्रयास हमारा रहेगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो है जहाँ तो आ सकते हैं वो हम इसमें से ही कवर करा देंगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इनसे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये जो रिवीजन है फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसमें जो है पूरा चैप्टर जो है 1 से 1.5 घंटे में हम रिवाइज कराने का पूरा प्रयास करेंगे जो है। और आप लोग जो है इसको पूरा जो है वीडियो देखेंगे तभी जो है जहाँ तो हर एक क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। तो आज हम लोग जो है रासायनिक बलगतकी में इन जो है विशेष क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि रिवीजन है तो इसलिए आप लोगों ने पहले पढ़ ही लिया होगा चैप्टर जो है कॉलेज वगैरह स्कूल में, और जो है आपके शिक्षक ने सब पढ़ा दिया होगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और हम याद भी करवा देंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो पहला हम जो महत्वपूर्ण चीज़ है केमिकल काइनेटिक्स में ये जानना है कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स का काम क्या है, रासायनिक बलगतकी क्या चीज़ है, मतलब इसका मुख्य काम क्या है केमिस्ट्री में जो है, इसका जानना ज़रूरी है। रासायनिक बलगतकी अगर देखा जाए तो रासायनिक बलगतकी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो है किसी रिएक्शन कोई भी अभिक्रिया जो हो रही है वो जो है जहाँ तो कैसे हो रही है, उसकी मैकेनिज्म क्या है यानी क्रिया विधि क्या है, और कैसे अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, यानी कैसे रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड करके जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो H2 + I2 ये जो है 2HI बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर यहाँ देखा जाए तो जो है जहाँ तो यहाँ देखा जाए तो जो है जहाँ तो केमिकल काइनेटिक्स काम क्या है कि इस रिएक्शन में किस प्रकार हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में कंबाइंड हो करके हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। कारण क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन किस प्रकार आपस में टूट रहे हैं और आयोडीन जो मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार टूट करके HI का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो रासायनिक बलगतकी का काम क्या है कि जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो है दर को बताना, यानी कि हम ये कहें कि जो है जहाँ तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसके विषय में जो है जहाँ तो रासायनिक बलगतकी अध्ययन करती है कि किस प्रकार, जैसे आप जानते ही होंगे कि जो है ये क्या है, ये अभिकारक होते हैं, अभिकारक इनको बोलते हैं रिएक्टेंट आपस में जब कंबाइंड करते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्पाद, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। यही रासायनिक अभिक्रिया है, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो आप ये जवाब देंगे कि जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, जो है किस प्रकार बॉन्ड टूट रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तभी 2HI बनेगा। तो इसकी जो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, स्पीड क्या है रिएक्शंस की, स्पीड कैसे घटेगी और कैसे बढ़ेगी, स्पीड को कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित कर रहे हैं, तो इन सब का जो अध्ययन जो है जो करती है उसे बोलते हैं रासायनिक बलगतकी। तो आज हम लोग जो है पहली चीज़ तो ये है कि आप ये जान गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक बलगतकी क्या है और किसका अध्ययन करती है। रासायनिक बलगतकी का काम ये है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करना ही रासायनिक बलगतकी का मुख्य काम है। रासायनिक बलगतकी जैसे कहा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, जब रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कर रही है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतकी, तो रासायनिक अभिक्रिया को इसने बांटा है, कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, ठीक है।
जैसे रासायनिक अभिक्रिया अगर केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या है? फास्ट रिएक्शंस जो है, इसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं पहले ये देखा जाए। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं, जिनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे एसिड बेस की रिएक्शन। जैसे हम ये कहें कि HCl है प्लस NaOH है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाएंगे और ये जो रिएक्शंस होगी बहुत फास्ट होगी। और जैसे रिएक्शन होती है आयनिक रिएक्शंस, जैसे NaCl प्लस AgNO3, ये क्या है? आयनिक रिएक्शन। यहाँ क्या बनता है? NaNO3 प्लस AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो है, और ये बहुत तेज रिएक्शंस होती है। ये एसिड बेस रिएक्शन है, यानी अम्ल क्षार अभिक्रिया है। ये क्या है? आयनिक अभिक्रिया है। आयंस का मतलब ये होता है कि यहाँ बॉन्ड टूटने का झंझट नहीं रहता है। यहाँ क्या होता है कि ऑलरेडी सब आयन में है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तुरंत प्लस माइनस फटाक से आपस में कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट बना देते हैं। तो तीव्र अभिक्रियाएँ जो होती हैं बहुत तीव्र गति से होती हैं, तो इनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया ने रासायनिक जो है बलगतकी ने तीव्र अभिक्रियाओं को जो है जहाँ इस प्रकार बांटा है कि जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, और जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएँ हैं जो है वह सब फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं, तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि वो बहुत तीव्र गति से होती हैं और उनका अध्ययन कर पाना जो है असंभव है, क्योंकि बहुत तेज़ी। जैसे सपोज दैट कोई बॉडी आपके सामने से, कोई भी वस्तु आपके सामने से स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, तो आप उसका वेग इतना जल्दी जो है निकाल नहीं पाएंगे, यानी कि उसका वेग बता नहीं पाएंगे जो है, जब तक आप उसको सही से देखें ना कि हमारे सामने से जा रही है। इसी प्रकार जो है कुछ वस्तुएं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं उनका जो है वेग हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं, तो उनका अध्ययन रासायनिक बलगतकी नहीं करती है। दूसरी जो रिएक्शंस होती हैं रासायनिक बलगतकी के अनुसार वो होती हैं जो है अति मंद अभिक्रियाएँ। जैसे एक ले लेते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रियाएँ, मंद अभिक्रियाओं से पहले अति मंद अभिक्रिया पे आ जाते हैं। अति मंद अभिक्रिया, ठीक है, यानी एक्सट्रीमली स्लो अभिक्रिया, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। अति मंद अभिक्रियाएँ क्या होती हैं जो है? अति मंद अभिक्रियाएँ क्या होती, पहले इनको देखा जाए। अति मंद अभिक्रियाएँ जो होती हैं जो है ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो है बहुत स्लो, जिनकी स्पीड होती है बहुत ही स्लो स्पीड होती है, और जिनका हम वेग निर्धारण आसानी से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, विदाउट कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के बिना जो है ये जल में आसानी से परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, जल में आसानी से परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। और ये रिएक्शन कहो जो है जहाँ तो 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, इतनी स्लो है कि जो है ये जल में कन्वर्टर नहीं हो पाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विदाउट उत्प्रेरक जो है। तो कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी भी हैं जो है जहाँ तो बहुत धीमी गति से होती हैं, और धीमी गति से होने के कारण उन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण करना असंभव है। तो इसलिए जो है इस बात को जो है ध्यान रखिए कि जो है तीव्र अभिक्रिया के बाद अति मंद अभिक्रियाएँ होती हैं जो बहुत स्लो वेग से होती हैं। इनका वेग क्या होता है? बहुत ही धीमा होता है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु आपके सामने रखी है और उसमें 5-6 महीने तक उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो गतिमान है, ठीक है, पर सेंटीमीटर पर मिली सेंटीमीटर करके, मतलब जो है वो जो है मतलब ट्रेवल कर रही है, लेकिन उसकी गति क्या है? बहुत ही धीमी है, लेकिन वो ट्रेवल कर रही है, तो उसका आप वेग निर्धारण नहीं कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि बहुत ही धीमी गति से चल रही है वो वस्तु। इसी प्रकार जो है अति मंद अभिक्रियाएँ जो होती हैं बहुत धीमी गति से चलती हैं, जिसकी वजह से इनका वेग निर्धारण आसानी से नहीं कर पाते हैं,
और जो है वो अति मंद अपक्रियाएँ होती हैं। एक होती है मंद अपक्रिया, एक होती है मंद अपक्रिया। मंद अपक्रिया अति मंद अपक्रिया में अंतर है, इसको बोलते हैं मॉडरेटरी रिएक्शंस। ठीक है, जो है मतलब ये जो रिएक्शंस होती हैं ये तीव्र और अति मंद के बीच की अपक्रिया होती है। यानी मॉडरेटरी रिएक्शंस जो होते हैं, जैसे सामान्य रिएक्शन जो हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस I2 आपस में कंबाइन करके 2HI बना रहे हैं। ठीक है, मतलब जो मंद अपक्रियाएँ हैं वो तीव्र और अति मंद अपक्रियाओं के बीच की अपक्रियाएँ होती हैं, जिनका हम वेग का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जिनका अध्ययन भी कर सकते हैं, जिनके विषय में हम पता लगा सकते हैं किस प्रकार हाइड्रोजन और आयोडाइड आपस में कंबाइंड होकर के हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है रासायनिक बलगतिकी के अनुसार 3 प्रकार की अपक्रियाएँ होती हैं, जो है जहाँ तो पहली रिएक्शन तीव्र अपक्रिया, दूसरी रिएक्शन अति मंद अपक्रिया, तीसरी है मंद अपक्रिया। तीनों आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। तीव्र अपक्रिया बहुत तीव्र वेग से होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो है इतना तेज होती हैं कि जिनके वेग का निर्धारण और जिनका हम अध्ययन आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो तीव्र अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, ये एसिड बेस रिएक्शन, यानी अम्ल और क्षार। अम्ल HCl है, NaOH क्षार है, आपस में कंबाइन करके क्या बनाया, साल्ट, यानी लवण का निर्माण करता है। ये तीव्र अपक्रिया है। NaCl सिल्वर नाइट्रेट आपस में कंबाइन करके AgCl, सॉरी यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, AgCl का निर्माण जो है होता है, जो है यहाँ तो AgCl का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिसका क्या है वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो अति मंद अपक्रिया जो है यानी एक्सट्रीमली स्लो जो रिएक्शंस हैं, वो जो है नाम से पता चला अति मंद अपक्रिया, जिनका वेग क्या है बहुत ही स्लो है, जिनको जो है आसानी से इनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर 1 साल तक रखे रहें तब भी जल नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें कैटलिस्ट उत्प्रेरक नहीं है, बहुत धीमी गति से हो रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से 10 साल का हो लग जाए, 20 साल का हो लग जाए कंप्लीट होने में, जो है लेकिन जो है जल नहीं बन रहा है, यानी धीरे धीरे गति हो रही है। मंद अपक्रियाएँ क्या होती हैं, जिनका हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, जिनका वेग इतना होता है कि हमें मालूम होता है, चल जाता है, निर्धारित कर सकते हैं कि किस प्रकार हाइड्रोजन और आयोडाइड आपस में कंबाइन करके HI का निर्माण कर रहे हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार थे जो आप लोगों ने जाना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रासायनिक अपक्रिया का वेग जो मुख्य काम है उसका जो है देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग। रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया की दर क्या है ये देखा जाए। रासायनिक अपक्रिया की दर, जैसे मान लेते हैं कि कोई अभिकारक A है और ये किस में जा रहा है, उत्पाद P में जा रहा है। ठीक है, अभिकारक उत्पाद, जैसे मान लेते हैं कि अभिकारक A है और उत्पाद P में जो है कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अभिकारक A और P जो है जहाँ तो ये एक केमिकल रिएक्शन यानी एक अपक्रिया को जो है दर्शा रहा है। हम लोग ये जानेंगे रासायनिक अपक्रिया की दर होती क्या है। ठीक है, इसको पहले देखा जाए। रासायनिक अपक्रिया का दर का मतलब ये है कि जो A की मात्रा है वो किस दर से P में बदल रही है। ठीक है, जो है या A की जो मात्रा है किस प्रकार जो है P में बदल रही है, और P की मात्रा जो है किस प्रकार जो है शुरू से आखिरी तक इसमें बदलाव हो रहा है। इसी को जो है रासायनिक अपक्रिया की दर, यानी अगर हम ये देखें कि जो है एक जो है रिएक्शन के रूप में अगर हम देखें, यानी कि जो है एक रासायनिक अपक्रिया के रूप में अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि A की जो सांद्रता है वो जो है समय के अनुसार किस प्रकार बदल रही है। यानी
ए की जो है सांद्रता जो है किस प्रकार बदल रही है, पी की सांद्रता किस प्रकार बदल रही है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है। जैसे पर यूनिट टाइम जो है यानी एकांक समय में अभिकारक ए की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जैसे कहा जाए कि शुरुआत में ये 100% था, शुरुआत में 100% जब समय क्या था 0 था। मान लेते हैं समय बढ़ाया गया, टाइम इज़ नॉट 0 यानी समय स्टार्ट हो गया, तो ये 100% तो रहेगा नहीं, क्योंकि ए किस में जाएगा पी में। तो मान लेते हैं 50%, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो है यहाँ 0 था, जब समय जो है यहाँ पर भी 0 ही मान लीजिए। जब मान लेते हैं समय टाइम इज़ नॉट 0, तो टाइम अगर 0 नहीं है तो ये सिंपल सी बात है कि ये घटेगा और ये क्या होगा बढ़ेगा। ये मान लेते हैं 50% और ये भी क्या हो जाएगा 50%, ठीक है। यानी समय जब 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है पी में बदला, पहले पी क्या था 0 था, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन क्या था कोई नहीं था, इसमें भी सांद्रता परिवर्तन कोई नहीं हुआ। लेकिन जब समय मैंने 0 से हटा दिया यानी समय शुरू हुआ, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई, तो ए किस में जाने लगा, उत्पाद पी में जाने लगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका परसेंटेज घटेगा, यानी कि जो है इसकी मात्रा पी में बदल रही तो इसकी मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा अधिक होगी, यानी परिवर्तन दोनों में हो रहा है, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में परिवर्तन हो रहा है। किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, समय के अनुसार, ठीक है। तो इसको अगर एक डिफिनेशन के रूप में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया दर या अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो है पर यूनिट टाइम चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, यानी एकांक समय में यानी किसी समय में जो है जो अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ए की सांद्रता में परिवर्तन तेज हो रहा है तो इसका मतलब अभिक्रिया स्पीड तेज है। अगर ए की सांद्रता में परिवर्तन धीमे हो रहा है तो इसे ये मान सकते हैं कि जो है अभिक्रिया की दर क्या है, धीमी है जो है। अगर P के सांद्रता में परिवर्तन धीमे हो रहा है तो अभिक्रिया दर धीमी है, P की में अगर सांद्रता में परिवर्तन तेज हो रहा है तो अभिक्रिया दर तेज है। तो हम ये जान सकते हैं कि जो अभिकारक है या उत्पाद है दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, यानी एकांक समय में, यानी जो है ये मान लिया जाए कि पर यूनिट टाइम जो है एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो है जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया दर कहते हैं। तो ये चीज़ आप देखे होंगे परिवर्तन दोनों जगह हो रहा है, चाहे अभिकारक ले लीजिए चाहे उत्पाद ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो डेफिनेशन सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसको आपको याद कब हो जाना चाहिए कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया दर कहा जाता है, ठीक है। जैसे दर का जो सूत्र होता है यानी रेट का जो सूत्र होता है, रेट जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है dx/dt। x क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, t क्या है, समय है, यानी कि जो है t टाइम में x की जो सांद्रता है वो परिवर्तित हो रही है, यानी वो घट बढ़ रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि पर यूनिट टाइम चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया की दर कहा जाता है। तो ये जो दर है जो है इसको जो है इसी प्रकार जो है लिख सकते हैं, यानी dx/dt, ठीक है। दर जो है यही है कि जो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द जो है रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी अभिक्रिया की जो है दर जो है वो ये बताती है कि जो है अभिकारक की सांद्रता में पर यूनिट टाइम कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर की जो परिभाषा है वो तो आप जान गए होंगे, यही बोर्ड एग्जाम में आप लिख दीजिएगा जो है। और इसको प्रभावित कौन कौन से करते हैं फैक्टर वो देखा जाए, जो इम्पोर्टेंट है जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कारक जानते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहले कुछ चीज़ें और भी इसमें हैं
इसको देखिएगा, जो अभिक्रिया जो दर है यानी रेट है वो क्या है, dx/dt। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को, अगर हम इस इक्वेशन के रूप में अगर इसको लिखें तो जो कैसे लिखते हैं जो है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, यानी दर जो होती है dx/dt होती है, और जो है जो चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम जो है, जो रिएक्शंस में जो रेट है वो चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, जो जैसे A है, ठीक है, A की जो कंसंट्रेशन है वो समय के अनुसार बदल रही है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है dA/dt, ऐसे लिखा जाता है कि जो है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अभी हम आपको बताएंगे कि जो रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अपक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अपक्रिया की सांद्रता घटेगी तो अपक्रिया की दर भी घट जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो अपक्रिया की दर जो होती है सांद्रता के समानुपाती होती है। यहाँ जो है dx/dt यानी जो रासायनिक अपक्रिया की दर है वो -dA/dt है। -dA क्या है, ये सांद्रता है, ये मैं पहले आपको बता दिया हूँ। इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है t टाइम में हो रहा है, तो ठीक है, तो एकांक समय में अपकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही अपक्रिया की दर कहा जाता है। माइनस साइन ये दिखाता है कि जो अभिकारक है उसकी मात्रा लगातार घट रही है, यानी कि कम हो रही है। और अगर यही चीज़ इसके रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, dP/dt। यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा, प्लस का। क्यों प्लस का लगेगा, क्योंकि जो है जो रिएक्टेंट है वो घट रहा है और प्रोडक्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए माइनस प्लस साइन का मतलब यही है कि जो है अभिकारक की मात्रा समय के अनुसार कम हो रही है और उत्पाद की मात्रा समय के अनुसार बढ़ रही है। तो इस प्रकार जो है अपक्रिया दर समीकरण जो है इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अगर एक ग्राफकली देखा जाए, अगर एक ग्राफ के तौर पे देखा जाए तो जो है जो इसको समझा जा सकता है कि अगर इधर रखें सांद्रता और इधर रखा जाए समय, तो ये देखा गया है कि अभिकारक की सांद्रता क्या है, समय के अनुसार लगातार क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता समय के अनुसार घट रही है। और अगर जो है जहाँ ये क्या है, अभिकारक है, यानी कि ये A से क्या जा रहा है, P में जा रहा है, तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। और उत्पाद की सांद्रता अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, ऐसे जाए ग्राफ, क्या होगा, यानी कि वो किस में जा रहा है, P से A में जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो है प्रोडक्ट किस में बदल रहा है, सॉरी A से P में जा रहा है। और जो यहाँ पर क्या है, उत्पाद जो है A से A की सांद्रता समय के अनुसार घटेगी, P की सांद्रता समय के अनुसार बढ़ेगी, तो ये किसको दिखाएगा, ये प्रोडक्ट को दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा, अभिकारक को दिखाएगा। ठीक है, तो समय के अनुसार जो है उत्पाद और अपकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी, और जैसे जैसे समय बीतेगा उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, समय के अनुसार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एक की घटती है और एक की बढ़ती है। तो इस प्रकार समय और सांद्रता के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से कुछ लाइन आती हैं। तो अब इसको हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया की दर को कौन कौन से फैक्टर जो है कारक प्रभावित करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, जो है कि क्योंकि रासायनिक अपक्रिया की दर क्या होती है इसको बताना रहता है, इसके बाद जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला कारक जो है सांद्रता। सांद्रता जो है कैसे प्रभावित करती है, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, यानी भार बटे आणु भार अपना आयतन लीटर में। ठीक है, तो जो आप मोलरता पढ़े थे उसमें आपको बताया गया था मोलरता भी एक सांद्रता की इकाई है जिसके द्वारा जो है जहाँ तो सांद्रता निकाली जाती है। सांद्रता का मतलब यह है कि मात्रा। ठीक है,
कि जो है पदार्थ की कितनी मात्रा है। जो है यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि सांद्रता किस प्रकार प्रभावित कर रही है। जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो सांद्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर मान लेते हैं कि जो है जहाँ तो 20 किलोमीटर या 20 मीटर पर सेकंड हो रही है, ठीक है, या जो है उसकी स्पीड क्या है जो है, तो अगर हम सांद्रता बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगी 40, 50, 60 हो सकती है, क्योंकि जितनी सांद्रता बढ़ाएंगे उसकी अपक्रिया की दर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो रासायनिक अपक्रिया की जो दर है अपकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, और जो है सांद्रता बढ़ाने पर रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, पहला फैक्टर ये है कि रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ जाती है, अपकारक की सांद्रता घटाने पर घट जाती है। इसलिए जो है इस पहले फैक्टर को जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो कारक है वो ताप है, टेम्परेचर। यानी कि अगर हम ताप बढ़ा दें तो रासायनिक अपक्रिया की दर जो है प्रभावित होती है, यानी दर जो है ताप के समानुपाती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रासायनिक अपक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, यानी कि जो है टक्कर सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो ताप बढ़ाने पर जो है अवकारी अणुओं की जो सक्रिय ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टकराने वालों की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अणु जो है अवकारक से उत्पाद में जाने लगते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो दर जो है ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है। इस बात को जो है जहाँ तो नोट कर लीजिए कि रासायनिक अपक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अवकारी अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टक्कर जो है आसानी से हो सकती है और वो उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला, वो है उत्प्रेरक। बहुत महत्वपूर्ण है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है और बंद भी कर सकता है, यानी इसके अंदर तीनों प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो है ये कोई एनर्जी लेवल है, अगर ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, यानी अभिकारक ए पी में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर पी है। ठीक है, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। ए जो है यहाँ से होता हुआ पी पे जाए, यहाँ आएगा, इसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सक्रिय जो है बैरियर, यानी कि जो है एक्टिवेशन बैरियर इसको बोलते हैं। सक्रिय ऊर्जा, यानी कि अगर किसी भी अवकारी अणु के पास यहाँ तक चढ़ने की ऊर्जा नहीं है टकराने के बाद, तो वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसीलिए जब अपक्रिया होती है तो जो है सभी अणु जो है उत्पाद में नहीं परिवर्तित हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो ए से पी में जा सकें। जिनके पास इतनी ऊर्जा है कि वो जो है यहाँ तक इस बैरियर तक पहुँच सकें, वही उत्पाद में बदल पाएंगे। कुछ होते हैं यहाँ तक गए वापस आ गए, यहाँ तक गए यहाँ वापस आ गए, यहाँ तक गए वापस हो गए। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो वो जो है उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसीलिए जब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ए की जो ऊर्जा, यानी जो यहाँ से लौट रहा था, यहाँ से जाने के बाद वो क्या, उसको जब ऊर्जा मिल गई तो वो क्या कर देगा, इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। यही रीज़न है कि ताप बढ़ाने पर जो है तुरंत जो है अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जिनके पास ऊर्जा नहीं उनको ऊर्जा मिल जाती है, वो एक्टिवेशन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। और एक्टिवेशन बैरियर को जहाँ सक्रिय ऊर्जा जो है बैरियर को जहाँ क्रॉस किए तुरंत उत्पाद में बदल जाएंगे, और वही अपक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, ताप बढ़ाने पर तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए क्रॉस करके बैरियर क्रॉस करके उत्पाद बदल जाते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक का काम ये होता है उत्प्रेरक का काम ये होता है
कि ये क्या करता है, अब जैसे ही उत्प्रेरक डालेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अब क्रिया की तरफ बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है उत्प्रेरक, ये बैरियर ही छोटा कर देता है। बैरियर छोटा करने का मतलब क्या है कि अब जो अणु यहाँ से जा करके लौट आ रहे थे वो सीधा जा करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्प्रेरक जो होता है वो क्या कर देता है, सक्रियण ऊर्जा जो बैरियर है उसको क्या करता है, छोटा कर देता है, जिसकी वजह से जिनके पास कम ऊर्जा है वो भी जो है आसानी से उत्पाद में बदल सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का जो है ये समझ लीजिए कि जो है जहाँ तो उत्प्रेरक का काम है कि एक्टिवेशन बैरियर को कम करना। ठीक है, जैसे कोई पहले 10 मंजिला, जैसे कोई मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक बहुत बलवान है और एक कमज़ोर है। एक व्यक्ति 10 मंजिला पर चढ़ करके नीचे उतर सकता है, तब माना जाएगा कंप्लीट हुआ उसकी एक साइकिल। ठीक है, लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति है वो 10 मंजिला तक चढ़ ही नहीं पा रहा है, पता है 2 मंजिला तक चढ़ा, उसके बाद फिर उतर आया, क्योंकि कह रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम वहाँ तक चढ़ सकें। लेकिन अगर उस जो है जहाँ तो बैरियर को ही कम कर दिया जाए, जैसे हम ये कर दें कि जो है जहाँ तो 10 मंजिला नहीं, सबको 2 ही मंजिला तक चढ़ना है, 2 मंजिला चढ़ने के बाद सीधा जो है आप जो है एक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, यानी उत्पाद में चेंज हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो 2 मंजिला तक चढ़ सकते थे, 3 तक चढ़ सकते थे, 4 तक, 5 तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक जो चढ़ रहे थे वो सब उसमें क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो अभिकारी अणुओं की संख्या उत्पाद में बदलने की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करेगा वो जो है, यहाँ क्या हुआ, उसमें हमने क्या कर दिया कि जो है उस बैरियर को ही कम कर दिया, जो है बीच में लगा था कि 10 मंजिला तक चढ़ना है। तो वही यहाँ पर भी है, उत्प्रेरक क्या करता है कि एक्टिवेशन बैरियर को कम कर देता है, जिसकी वजह से आसानी से अभिकारी अणु जो है उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिना उत्प्रेरक के जल में आसानी से नहीं परिवर्तित हो सकते हैं, चाहे साल भर रिएक्शन होती रहे। तो इसलिए जो उत्प्रेरक है एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। बढ़ाता कैसे है वो मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा जो है, जो बैरियर उसको क्या करता है, कम कर देता है, घटा देता है, जिसकी वजह से अभिकारी अणु आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं। चौथा फैक्टर जो है वो क्या है, वो देखा जाए। चौथा फैक्टर जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो है जो है रेडिएशन, यानी कि जो है लाइट जिसको बोलते हैं, प्रकाश। ठीक है, ये देखा गया है कि प्रकाश जो है कुछ रिएक्शंस होती हैं जो फोटोकेमिकली होती हैं, यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाशिक जो है रासायनिक अभिक्रियाएँ कुछ होती हैं, वो क्या होती हैं, कुछ फैक्टर में देखा गया है कि जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पे प्रकाश डालने पर जो वो रासायनिक अभिक्रिया जो है तेज़ हो जाती है और जो अभिकारक हैं वो आसानी से उत्पाद में बदलने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं कि जो है जहाँ तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है प्रकाश के ऊपर मतलब निर्भर हुई जो है, क्योंकि जब लाइट डालते हैं कुछ मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो आसानी से अपने जो है रेडिकल में टूट जाते हैं, यानी मुक्त मूलक में टूट जाते हैं और जो है वो आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं, यानी एक्टिव मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं और एक्टिव मॉलिक्यूल तुरंत ही उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उत्प्रेरक अगर बढ़ा जो है उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ा जो है डालेंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। उसी प्रकार ताप भी, यानी कि जो दर है वो लाइट पर भी निर्भर करती है, यानी कि प्रकाश डालेंगे तो अभिक्रिया की दर तो क्या हो जाएगी, तुरंत बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अभिक्रिया स्लो हो रही है, लाइट डाले तुरंत अभिक्रिया फास्ट होने लगेगी। उत्प्रेरक डालेंगे तब भी रासायनिक अभिक्रिया फास्ट होगी, यानी ये भी प्रभावित करता है। ताप बढ़ाएंगे तब भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और सांद्रता बढ़ाएंगे तब भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये जो फैक्टर हैं ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो है घटा और बढ़ा सकते हैं। एक पांचवा फैक्टर है जो कोलिजन थ्योरी जो है और एक्टिवेशन थ्योरी से जो है आया है, उसमें ये कहा गया दाब। ठीक है, दाब भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है धीमी है तो अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो ये देखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो रासायनिक अपक्रिया की दर दाब के ऊपर भी निर्भर करती है, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि दाब बढ़ाएंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो इतने फैक्टर अगर आप लिख देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा और पूरा नंबर आपको मिलेगा। रासायनिक अपक्रिया की दर क्या होती है ये मैंने आपको बताया कि जो है जहाँ तो एकांक समय में अपकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अपक्रिया की दर कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले यानी रासायनिक अपक्रिया की दर को यानी स्पीड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन से भी रासायनिक अपक्रिया की दर प्रभावित होती है, मैंने बताया है। क्योंकि सांद्रता जब बढ़ाएंगे तो जो है प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रासायनिक अपक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। यानी कि दर जो है रासायनिक अपक्रिया की दर सांद्रता के समानुपाती है, यानी ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तब भी रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अपकारी अणुओं के पास जो है ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए ताप बढ़ाने पर भी रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। उसके बाद उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक भी एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, बंद भी कर सकता है। तो इसलिए उत्प्रेरक भी जो है क्या करता है? एक्टिवेशन बैरियर को कम कर देता है। यानी कि अब एक वहाँ नहीं जाना है 10 मंजिल पे, बल्कि 2 ही मंजिल पर से क्रॉस करके उत्पादन प्रोडक्ट में चेंज हो जाना है। तो रासायनिक अपक्रिया की दर उत्प्रेरक के द्वारा भी प्रभावित होती है। प्रकाश डालने पर भी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी कि अगर अपक्रिया स्लो हो रही है तो रेडिएशन अगर हम डाल दें, प्रकाश डाल दें, तब भी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। दाब अगर देखा जाए तो दाब बढ़ाने पर भी रासायनिक अपक्रिया की दर प्रभावित होती है, यानी दाब जब भी बढ़ाएंगे तो रासायनिक अपक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये 5 फैक्टर थे जो रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप यही लिखिए डायरेक्ट, जिस तरह मैंने समझाया है आप अगर इस तरीके से लिख देंगे तो आपको जो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। किताबी भाषा में जो बच्चे लिखते हैं उनको नंबर एग्जामिनर नहीं देते हैं। ठीक है, जो मतलब उनको ये लगता है जो है कि जो है जहाँ तो ये सीखा क्या है, आखिर क्या सीखा है इसने, इतने दिन पढ़ा 1 साल, वही किताबी भाषा लिख रहा है जो है। तो किताबी भाषा पे जो है एग्जामिनर नंबर नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि लड़के ने अपने समझ से क्या लिखा हुआ है, बच्चों ने जो है अपनी क्या समझ दिखाई है। शिक्षक ने तो पढ़ा दिया है, लेकिन बच्चों ने अपनी क्या समझ दिखाई है। अगर आप किताबी भाषा में कोई चीज़ लिखते हैं तो इसीलिए नंबर अगर 2 नंबर का है तो आपको 1.5 नंबर 1 नंबर ही मिलता है। और आप ये सोचते हैं कि मैंने तो पूरा सही करके आए थे और मैंने किताब की पूरी भाषा लिख दिया था, तब भी हमें 70 में जो है जहाँ तो 40 नंबर मिला या 35 नंबर मिला। और कोई लड़का देखते हैं कि थोड़ा समझदार था और उसने किताबी भाषा को इग्नोर किया और उसने समझ करके बढ़िया ढंग से उत्तर लिखा अपनी तरह से। ठीक है, तो उसको पूरा नंबर मिला। ज़्यादातर हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है 70 में 70 नंबर इसीलिए पाते हैं, जो है 70 में 68 नंबर, 70 में 67 नंबर। उसका मुख्य कारण ये है कि मैं कभी किताबी भाषा को नहीं प्रयोग करता हूँ। किताब में अलग तरह का लिखा हुआ डेफिनेशन, मतलब उसका वही है, लेकिन किताबी भाषा का मतलब यह है कि आप समझे क्या। जो है अगर किताब की भाषा में ही लिखेंगे तो उत्तर जो है उस उत्तर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिए नहीं जाते हैं। तो इसलिए समझ करके उत्तर लिखिए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए जो भाषा हम बोल रहे हैं आप इसी भाषा में उत्तर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ये भाषा आपको बुक में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, और ये भाषा अगर आप जो है कॉपी में लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए जो है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है जिन छात्रों को हम लोगों ने पढ़ाया है वो छात्र जो है 70 में 67, 68, 69, 70 नंबर तक पाते हैं, तो क्योंकि वो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं वो जो है किताबी भाषा को पसंद नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग प्रयास ये करिए कि हर एक चीज़ को समझ करके लिखना प्रयास करें, ना कि जो है किताब की भाषा को। आगे हम लोग देखेंगे जो है अभिक्रिया दर समीकरण। ठीक है, अभिक्रिया दर समीकरण ये थोड़ा सा जानना इसकी अनिवार्य है।
अभिक्रिया दर समीकरण क्या होता है। अभिक्रिया दर समीकरण, ठीक है। अभिक्रिया दर समीकरण का मतलब ये है कि अभिक्रिया दर जान ही रहे हैं, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उसकी सांद्रता को, अभिक्रिया की दर और उसकी सांद्रता को पर जो है ना तो लिखा जा सके एक साथ। यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता जो परिवर्तित हो रही है उसको एक साथ लिखा जा सके, ऐसे समीकरण को बोलते हैं अभिक्रिया दर समीकरण, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ए है किस में जा रहा है, पी में, यानी ए अभिकारक है, उत्पाद पी में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको अगर अभिक्रिया दर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे अभिक्रिया दर तो आप जान ही रहे हैं, dx/dt होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जो है इसको उसमें लिखें दर में तो क्या लिखेंगे, dA/dt। ये तो अभिक्रिया दर, ये तो अभिक्रिया हो गई कि जो है माइनस साइन आपको मैंने पहले बताया कि किस लिए लिखा जाता है, ठीक है, कि जो है जहाँ तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि जो है रिएक्टेंट जो है वो जो है लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो उसके रूप में अभिक्रिया दर के रूप में जो है इस तरीके से लिखेंगे। अभिक्रिया दर समीकरण का मतलब ये है, ठीक है, वीडियो ऑफ करो उसको। जो दर अभिक्रिया दर समीकरण है वो जो है वो किस तरीके से लिखना है, इसको तो समझ ही रहे होंगे कि जो दर है वो किसके समानुपाती होती है। जैसे मान लेते हैं कि ए से पी में जा रहा है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो किसके समानुपाती होती है, वो जो है सांद्रता ए के, यानी ए के समानुपाती होती है। यानी अगर इसको लिखना हो तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है अपकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है डायरेक्टली, यानी ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन यानी समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ एक साइन लगता है जिसका नाम है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का मतलब होता है के और ए क्या है, अपकारक की सांद्रता जो है, जो सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो dx/dt इक्वल टू के जो है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखी गई है सांद्रता लिखी गई है अपकारक की, यानी सांद्रता। वेग स्थिरांक जो होता है, वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पे हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभिक्रिया दर समीकरण का मतलब यही है कि जो है dx/dt और जो अभिक्रिया दर है वो अपकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसको दर्शा रहा है। यानी कि जो अभिक्रिया दर समीकरण है वो ये दर्शाता है कि अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है जो है उसको लिखा जाता है और उसकी घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि a+b दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट p बनाते हैं, ठीक है। तो dx/dt जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो है a इंटू b के है, ठीक है। अपकारक की सांद्रता a इंटू क्या है, b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं कि अभिक्रिया के दौरान अपकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जैसे ए में परिवर्तन होगा, बी में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि इसकी मात्रा घटेगी उसकी मात्रा लगातार बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, ए की मात्रा में जो है जहाँ तो m परिवर्तन हुआ, अपकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, m, और b में कितना परिवर्तन हुआ, n। मैंने ऐसे लिख लिया है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। m और n क्या है, जब प्रयोगात्मक माप है, जब प्रयोग करेंगे तब हमें पता लगेगा कि जो है m और n का मान कितना है। a+b
ये उत्पाद बनाता है, यानी ए की सांद्रता में m परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यानी सांद्रता जो परिवर्तित हो रही है उसको किसके रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। यही समझते रहिए, कोटि जो है अपक्रिया की कोटि है वो यही समझना है, ठीक है। कोटि जो है जहाँ तो, क्योंकि यहीं से ही आपको कोटि की जो है परिभाषा और अपक्रिया की कोटि को समझना होगा। यहाँ से अगर समझ लेंगे तो कोटि बहुत आसानी से समझ लेंगे। अभिक्रिया की जो दर है, अपकारक की सांद्रता ए और बी के समानुपाती होती है, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया की जो दर होती है, अपकारक की जो सांद्रता होती है, उसमें जो परिवर्तन है उसको किसके रूप में लिखा जाएगा, घात के रूप में लिखा जाएगा, पावर के रूप में लिखा जाएगा। जिससे अपकारक ए की सांद्रता में जो परिवर्तन m हो रहा है वो किसके रूप में लिख दिए, a की पावर m के रूप में। अभिकारक b की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसको पावर के रूप में क्या लिखे, n के रूप में लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर m और n क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, यानी कि प्रयोगात्मक माप है, ठीक है। जितना प्रयोगात्मक होगा उसको अपकारक की सांद्रता के घात के रूप में लिखा जाता है, यानी पावर के रूप में लिख दिया जाता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, वेग स्थिरांक k, और ये आ जाएगा a, और यहाँ इसकी पावर क्या है m, ये क्या हो जाएगा b, इसकी पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है। ये क्या है, अभिक्रिया दर समीकरण, किस अपक्रिया के लिए, इस अपक्रिया के लिए, ठीक है। कि इस अपक्रिया में ए की सांद्रता में m परिवर्तन हो रहा है और बी अपकारक की सांद्रता में n परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर हमें कोटि निकालना हो, क्या निकालना हो, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अगर निकालना हो तो m प्लस n को क्या किया दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। m प्लस n को जोड़ देंगे तो कोटि निकल आएगी। अगर हम ये मान लें कि m का मान 0 है, ठीक है, मान लेते हैं, n का मान क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो कितना हो गया 1, यानी कि ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ठीक है। अगर m का मान 1 है, n का मान कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा जो है 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2, यानी कि अपक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की है। अगर m का मान आधा है, n का मान भी आधा है, तो अपक्रिया कितनी कोटि की हो जाएगी, 1 कोटि की हो जाएगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो अपक्रिया दर समीकरण में अपकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, को जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। कि अपक्रिया की जो दर है ना, और जो है अपकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उनको जो है एक समीकरण के रूप में जब लिखा जाता है तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं, अपक्रिया दर समीकरण, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अपक्रिया दर समीकरण एकदम आसानी से। अपक्रिया दर समीकरण में जो घात है, पावर है, जैसे अपक्रिया दर समीकरण में पावर कहाँ है बताइए, जैसे a की पावर m है और b की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, अपक्रिया दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात, यानी सांद्रता क्या है a है और इसकी पद की घात क्या है m है, सांद्रता पद की घात को ही हम आगे चल के अपक्रिया की कोटि के रूप में परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है अपक्रिया की कोटि है। तो कभी कभी जो है पूछता है अपक्रिया दर समीकरण जो है क्या होता है, उसको किस प्रकार लिखेंगे, तो आप इसको इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपक्रिया की कोटि है। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है कि ये याद कैसे किया जाए, और याद करते हैं भूल जाते हैं सब। अपक्रिया की कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपक्रिया किस कोटि की है, ठीक है, ये जो है ना तो इसके ज़रिए जो है पता लगाया जा सकता है। तो अपक्रिया की कोटि जो है पहले मैं आपको ये इंडिकेट कर दिया था अपक्रिया दर समीकरण में। अपक्रिया दर समीकरण में आपको मैंने बताया था कि जैसे कोई भी रिएक्शंस, ठीक है, जैसे कोई भी रिएक्शंस हो रही है, ए से पी में जा रहा है, ठीक है, ए से पी में जा रहा है, तो
जो अभिक्रिया की दर होती है dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर ए में जो ए की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो रहा है, मान लेते हैं m, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू k, ए की पावर क्या हो जाएगा m। अब जो m है ना, जो m है, यही अभिकारक A की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी A की मात्रा कितनी घट रही कितनी बढ़ रही है, ठीक है, कितने मतलब इसमें कितने घट रही, मतलब इसकी मात्रा में कितना बदलाव हो रहा है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, डैट इज़ द m, ठीक है। और m किसकी पावर है, A की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता A की पावर क्या है, m है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए ये क्या है, अपक्रिया दर समीकरण है, ठीक है, अपक्रिया दर समीकरण है, ठीक है। तो अपक्रिया की कोटि को कैसे परिभाषित करते हैं कि अपक्रिया की जो दर होती है अपकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। पहली चीज़ तो यही है कि अपक्रिया की जो दर होती है अपकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होती है। किसके, यानी कि अपक्रिया जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में परिवर्तन होना अनिवार्य है, समझ रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन ही नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन में बदलाव होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अभिक्रिया की जो दर होती है, पहली डिफिनेशन यही है कि जो है अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होती है, ठीक है। जैसे dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a, ठीक है, और a की पावर क्या है m। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, डिफिनेशन नहीं अगर पूरी आ रही है, तो अगर आप इतना भी डिफिनेशन के रूप में लिख देते हैं कि रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होती है, तो उसे क्या कहेंगे, अपक्रिया की कोटि। इतना भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरी डिफिनेशन क्या है, थोड़ा सा समझना है। दूसरी डिफिनेशन ये है, वो भी बहुत आसान है, अभिकारक की सांद्रता प्रति घात m है। यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता प्रति घात क्या है, यहाँ पर m है, ठीक है। अभिकारक A की सांद्रता प्रति घात m है और ये किसके समानुपाती है, अपक्रिया दर के। बस यही समझना है कि रासायनिक अपक्रिया की दर, ये तो क्या हो गया, रासायनिक अपक्रिया की दर हो गया, दर या dx/dt एक ही चीज़ है, दोनों अलग नहीं है। दर जो है रासायनिक अपक्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता की घात m के समानुपाती होती है, इसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, जैसे ये साइन हटाएंगे तो यहाँ a की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ देखें डिफिनेशन किसकी जो है, अपक्रिया की कोटि की, तो कैसे दिखाएंगे, अपक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता प्रति घात m के समानुपाती होती है, इसे ही अपक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इसको आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि किसी रासायनिक अपक्रिया की दर, किसी रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता क्या है, A है, यहाँ देख लीजिए, अभिकारक की सांद्रता A की घात m के समानुपाती होती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, समानुपाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अपक्रिया की कोटि इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। दो डिफिनेशन हैं। पहली डिफिनेशन क्या है कि जो है अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के समानुपाती होती है। दूसरी डिफिनेशन ये है अभिक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता पद की घात के समानुपाती होती है। अब घात कोई भी, चाहे जो है वो कोई नंबर हो सकता है, m+n का मतलब नंबर है कोई, मैं तो केवल मान लिया हूँ कि m+n है, बाकी कोई यहाँ नंबर होगा, जब भी होगा तो 1/2 होगा या 0 होगा या 1 होगा या 1/2 होगा, ठीक है, या 1/2 होगा, तो कोई भी नंबर होगा यहाँ पे। वो जो नंबर जो पावर में लिखा है वो अपक्रिया दर के समानुपाती होगा, ये याद रखिएगा आप लोग, तो आसानी से अपक्रिया की कोटि को परिभाषित कर पाएंगे। अपक्रिया की कोटि को परिभाषित करने का पहला नियम तो जान ही रहे हैं क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती
होती है। इसे पहली डिफिनेशन समझ लीजिए। दूसरी डिफिनेशन ये कहती है कि रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांतापति घात के समानुपाती होती है। सांतापति घात यहाँ m है तो m के समानुपाती, अगर n है तो n के समानुपाती, उसे क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि। ठीक है। अगर समग्र अपक्रिया की कोटि लिखना है तो जितनी भी घातें हैं उनको जोड़ दो, जितनी भी घातें हैं उनको जोड़ दोगे तो अपक्रिया की समग्र कोटि आ जाएगी। जैसे हम मान लें कि कोई रिएक्शन हो रही है A + B + C, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? उत्पाद P बना रहे हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि A में परिवर्तन कुछ हो रहा होगा, B में परिवर्तन कुछ हो रहा है, C में परिवर्तन हो रहा है, तो dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A, ठीक है, इंटू B इंटू C। ये क्या? सांता। ठीक है। मान लेते हैं सांतापति घात यहाँ पर क्या है? m, यहाँ पे n, यहाँ पर o। ठीक है। अब क्रिया की समग्र कोटि अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो सांतापद की घात है उसको जोड़ देंगे, यानी m + n + o, टोटल जो है जितनी नंबर आ जाएगा वही उसकी क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। जैसे m का मान अगर हम मान लें कि 1 है, ठीक है, n का मान जो है 1 है, और उसके बाद जो है O का मान 0 है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 0 कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब ये अपक्रिया जो है सेकंड ऑर्डर है, यानी द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। अपक्रिया की दर अपकारक की सांता पदों की घातों का कुल योग अपक्रिया की समग्र कोटि होगी। अपक्रिया की समग्र कोटि होगी। इस तरीके से आप इसको जो है देख सकते हैं और आसानी से अपक्रिया की कोटि को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम ये जानेंगे कि अपक्रिया की कोटि के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है। तो प्रकार क्या क्या हैं? अपक्रिया की कोटि के प्रकार। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, टाइप्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। प्रकार क्या है? जैसे मान लेते हैं वही रिएक्शन है, A से P में जा रहे हैं, अपकारक A है, P में जा रहा है, तो dx/dt किसके समानुपाती है? अपकारक की सांतापति घात m के। ठीक है। अब मान लेते हैं, ठीक है, अगर m का मान 0 है, ठीक है, तो ये अपक्रिया किस कोटि की होगी? शून्य कोटि की होगी। शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि m का मान 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि की हो जाएगी, यानी द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। सॉरी, ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है। m का मान अगर 1 होगा तो प्रथम कोटि हो जाएगी। तीसरा क्या है? अगर m का मान 2 है तो कितना हो जाएगा? द्वितीय कोटि का, द्वितीय कोटि का। अगर m का मान 3 है तो क्या हो जाएगा? तृतीय कोटि की, तृतीय कोटि की अपक्रिया। यानी कि जो है शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया और तृतीय कोटि की अपक्रिया, 3 कोटि की अपक्रियाएँ पाई जाती हैं, होती हैं। और जो है पावर ऑफ द कंसंट्रेशन एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो है पावर है। ठीक है। जो है उसके ऊपर जो राइजिंग पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि अपकारक की सांता के ऊपर कितना जो है घात है, वही क्या है? अपक्रिया की कोटि है। ठीक है। जैसे अब यहाँ तक तो आप जान गए कि अपक्रिया की कोटि जो है 4 प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अपक्रिया, जिसमें m की घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। m की घात 0 हो गई तो शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई। ठीक है। m की घात 1 हो गई तो प्रथम कोटि की अपक्रिया, m की घात 2 हो गई तो द्वितीय कोटि की, m की घात 3 हो गई तो वो क्या हो गई? तृतीय कोटि की अपक्रिया। तो इसको ये m की पावर के ऊपर निर्भर है कि किस कोटि की अपक्रिया होगी। जो अपक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक माप है, यानी कि जब प्रयोग करेंगे तो उस दौरान अपकारक की जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन होगा।
ठीक है, उसके आधार पर ही जो है मतलब पता लगा पाएंगे कि वो अपक्रिया किस कोटि की है। ठीक है, तो अपक्रिया की कोटि की परिभाषा तो आसानी से जान ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें ये पूछता है कि वेग स्थिरांक k का मात्रक पूछता है हमेशा कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या होगा। ठीक है, ये हमेशा पूछता है एक क्वेश्चन। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन में भी पूछ सकता है और जो है उसमें भी लिखने के लिए भी आ सकता है, दोनों में पूछ सकता है। तो जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि पहले तो हम शून्य कोटि की अपक्रिया बढ़ेंगे। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक, शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या होगा, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या है, dx/dt। सॉरी, इसको ऐसे नहीं, पहले वो लिख लेते हैं इक्वेशन। a से किस में जाएगा, p में जाएगा। तो मान लेते हैं dx/dt जो है, यहाँ पर जो k है इसी का मात्रक निकालना है। अब यहाँ a की पावर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि भाई शून्य कोटि की अपक्रिया है तो a की पावर क्या होगा, 0। हमें किसका मात्रक निकालना है, k का, वेग स्थिरांक k यही है, इसी का मात्रक निकालना है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, शून्य कोटि प्रथम कोटि के लिए अक्सर आता रहता है। तो ये अगर निकाल लेंगे तो बहुत और जो है इजी हो जाएगा। पहले समझा जाए, x क्या है, dx और dt। x क्या है, सांद्रता है यहाँ पर, ठीक है, और सांद्रता जो होती है वो मोल प्रति लीटर में लिखी जाती है, यानी सांद्रता जो है वो मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। ठीक है, मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर जो है तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि x है तो भी सांद्रता है, तो मोल प्रति लीटर। समय क्या है, t है यहाँ पर, तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, चाहे जो लिख दीजिए, t लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल प्रति लीटर प्रति समय, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मोल प्रति लीटर पर समय। ठीक है, ठीक, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, जो है इसको क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर प्रति समय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो है के को निकालना ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर, यानी a भी सांद्रता ही है, यानी a का भी मान लिखिए, a क्या है, मोल प्रति लीटर, इसकी पावर क्या है, 0। ठीक है, मोल प्रति लीटर पर समय इक्वल टू k मोल प्रति लीटर समय। एक्सपोनेंशियल सीरीज के अनुसार किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। एक्सपोनेंशियल सीरीज के अनुसार किसी की पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी k, यानी ऐसे हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति समय बराबर k इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो k इंटू 1 k हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, k, ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, यानी मोल लीटर उस समय नीचे चला गया तो लीटर ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स 1, और समय भी क्या हो जाएगा, समय इनवर्स 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, किसके लिए हो गया, वेग स्थिरांक k का मात्रक शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए। मोल प्रति लीटर प्रति समय जो है, जहाँ किसका मात्रक होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक होता है। यह आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार प्रथम कोटि का देखा जाए, इसी प्रकार जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक का मात्रक, यानी ये दूसरा प्रथम कोटि,
प्रथम कोटि में क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि प्रथम कोटि है। यहाँ m का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, यानी कि मोल प्रति लीटर प्रति समय इक्वल टू के, और ये क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ठीक है, की पावर कितना है 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, यहाँ पे देखिए इसको समझिएगा, मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा समय, और इधर क्या आ जाएगा के, ठीक है। तो ये किसका मात्रक हो गया, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय टाइम की पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इंग्लिश में मोल प्रति लीटर टी लिखा रहेगा, m/L/T ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो जिस तरीके से लोगे मतलब जिस तरीके से आप टर्म्स को लेंगे उसी तरीके से जो है आपको लिखना रहेगा। ये जो मात्रक है ये किसका मात्रक है, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि में आ जाते हैं, द्वितीय कोटि में क्या है, द्वितीय कोटि में वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या होगा। द्वितीय कोटि में अगर देखा जाए तो कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू के, ए की पावर यहाँ पर क्या होगी 2 होगी, क्योंकि द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। तो इसलिए द्वितीय कोटि की अपक्रिया में जो ए की पावर होगी वो 2 होगी। तो x का मात्रक तो आप जान ही रहे हैं, मोल प्रति लीटर अपॉन t क्या हो गया समय, ठीक है। कि वैसे वेग स्थिरांक है, इसका क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, जैसे 2 है और यहाँ पर 1 है, एक टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ठीक है। एक बचेगा मोल प्रति लीटर। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यही समझने वाला है। समय बराबर यहाँ के, एक टर्म्स कैंसिल हो गया है, एक बचा हुआ है मोल प्रति लीटर, इसको नीचे भेज दो, ठीक है। इसको जब नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1 समय, ठीक है, इंटू मोल प्रति लीटर होगा, यानी ऐसे होगा मोल प्रति लीटर। तो लीटर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सही से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लीटर, ठीक, समय की पावर क्या हो जाएगी 1 और मोल की पावर क्या हो जाएगी -1, ठीक है। ये किसका मात्रक हो गया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया का मात्रक हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे लेके आएंगे तो मोल जो है ऊपर रहेगा और लीटर क्या हो जाएगा पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए लीटर। तो इसको इसी तरह रहेगा समय इनवर्स 1 मोल -1, ठीक है। तो इस प्रकार द्वितीय कोटि में वेग स्थिरांक k का मात्रक इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर तृतीय कोटि का निकालना होता उसमें भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे उसमें क्या होगा, तृतीय कोटि में वेग स्थिरांक अगर आता है मात्रक तो आप तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तब। तृतीय कोटि में क्या होगा,
dx अपॉन dt इक्वल टू k, a की पावर क्या हो जाएगा, थर्ड। यहाँ क्या होगा, x का मात्रक मोल प्रति लीटर अपॉन समय। उसके बाद k यहाँ पर भी मोल प्रति लीटर, यहाँ हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ क्या होगा, देखो एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा तो 1 अपॉन समय क्रॉस गुणा, नीचे लाएंगे तो स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर हो जाए रहेगा ही, मोल प्रति लीटर। ये किस में है, स्क्वायर में है, ध्यान रखिए। अब देखो स्क्वायर, अब ये समय तो नीचे ही रहेगा, मोल भी नीचे रहेगा, मोल स्क्वायर नीचे, लीटर ऊपर चला जाएगा, तो लीटर क्या हो जाएगा, जस्ट बताओ हमें, लीटर स्क्वायर हो जाएगा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा। मोल क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा -2, और समय क्या हो जाएगा, -1, समय इनवर्स 1। ये क्या हो जाएगा, के। ये किसका मात्रक हो गया, तृतीय कोटि का क्रिया का। तो अगर जो है वेग स्थिरांक का मात्रक आता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, और इसका जो है जो यूनिट है उसका जो है मात्रक जो निकालना है वेग स्थिरांक का, ये हमेशा पूछा जाता है। ये आप यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे, जो है जहाँ तो बीएससी में भी आता है फर्स्ट ईयर में, और पॉलिटेक्निक में भी आता है, आईआईटी में आता है, सीपीएमटी, पीएमटी, नीट वगैरह में जो है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको आसानी से कर ले जाएंगे तो यहाँ ही नहीं प्लस आगे भी ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ तक जो है अध्ययन कर चुके हैं कि अपक्रिया की कोटि क्या होती है, अपक्रिया की कोटि के प्रकार क्या हैं, और वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या है, ठीक है। निकालना कैसे है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर पूरा जो है आसानी से देखें, पूरा जो है वीडियो आप अगर देखें। जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर जो है जहाँ तो आप जो है वीडियो को रोक करके उसको देखें और उसको समझें, और नोटबुक के साथ बैठें। जब भी आप वीडियो जो है देखें तो नोटबुक के साथ बैठें, ताकि जो टॉपिक आपको समझ में आए उसको जो नोट करते जाइए, डिफिनेशन जो है लिखते चले जाइए, और किताबी भाषा का प्रयोग कम करिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आप जान ही रहे हैं कि 22 फरवरी से है, और हमारा टारगेट ये है कि 22 फरवरी से पहले जो है केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को रिवाइज कर दिया जाए, ताकि आप अच्छे नंबर ले आएँ। और अगर सारे लेक्चर अगर आप देख लिए, जो भी जो है जहाँ जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो ये तय है कि आप 70 में 70 मार्क्स पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो है जहाँ तो जितना भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये सब टॉपिक जो है किताबी भाषा में नहीं मिलेगा आपको, एक आपकी भाषा में मिलेगा, एक आम जन की भाषा में मिलेगा ये, ठीक है। किताबी भाषा में जो बच्चे उत्तर लिखते हैं उनको जो है अच्छे मार्क्स जो है बहुत, मतलब वैसे रेयर केस कोई ना हो, ठीक है ना। किताबी भाषा में जो है कोई भी एग्जामिनर जो है मार्क्स देना पसंद नहीं करता है, क्योंकि किताबी भाषा क्या होती है, रट्टू तोता की तरह होती है, और रट्टू तोता चीज़ों को कोई पसंद नहीं करता है। एक ही चीज़ बार बार वो भी पढ़ रहा है, एक ही चीज़ उसको भी आप पढ़ा रहे हैं बार बार कॉपी में, तो सिंपल सी बात है कि वो नंबर किस बेस पे आपको अच्छे दे दें। आपने क्या समझा, मतलब 1 साल पढ़ा आपने केमिस्ट्री, अगर उसमें क्या समझे जो है, तो आपकी समझ के ऊपर नंबर देता है। इसीलिए आप कोई भी डेफिनेशन को अगर समझ करके लिखेंगे तो आप ये निश्चित है कि उसमें आपको पूरा नंबर देता है, और खुश होके देता है, ठीक है। तो उसमें नंबर काटता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो आप लोग जो है पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है हम अपक्रिया की कोटि यानी प्रथम कोटि द्वितीय कोटि की जो समीकरण है उसको ड्राइव करेंगे, और अर्धायुकाल, अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, इसको हम बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है जहाँ तो इसको जो है जहाँ अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। धन्यवाद।